नमस्कार, मैं चुकान निर्भय की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा जिला कार्यालय का किया लोकार्पण, 9 कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन और 4 जगहों पर वर्चुअल भूमिपूजन। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं, विकास करने का रास्ता, बोले नड्डा। कुर्सी एमपी एमएलए लोक सेवा का माध्यम, बोले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। झारबंदियों का मेडिकल मुआयना, दिखाए शरीर पर चोट मारने के निशान, जेल स्टाफ पर लगाए रुपए व मादक पदार्थों की डिमांड करने के आरोप। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, आगार स्तर पर नियंत्रित कर। अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। नए भवन के उद्घाटन की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्यालय का अवलोकन किया गया। इसके अलावा नड्डा ने 9 जगह बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भाजपा जिला कार्यालयों का बटन दबाकर वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही दौसा, प्रतापगढ़, बारा और चूरू में कार्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय के निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूरों को मंच पर सम्मानित किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि भारत ने सनातन परंपरा में इतिहास रचा है। लोकतंत्र भारत की ताकत है। भारत की संस्कृति का सभी को सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल की पार्टी का हिस्सा हैं। लोकतंत्र के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से इस देश की ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने पूरे देश के भाजपा अध्यक्ष किसानों की धरती पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। यह भाजपा के लिए गौरव का पल है। कार्यालय हमारे लिए काम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब कार्यालय अच्छा तो काम अच्छा होता है। जिला कार्यालय के लोकार्पण मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान सह प्रभारी भारती शियाल, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजनलाल, सांसद निहाल चंद, सांसद बालकनाथ, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित पीलीबंगा संगरिया विधायक, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, अभिषेक मटोरिया सहित प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता और एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को फूलों की माला व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। जिला कार्यालय लोकार्पण कार्यक्रम के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भद्रकाली मंदिर में धूप लगाई। उसके बाद टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महाताब सिंह गुरुद्वारा में माथा टेका। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस लोकतंत्र को ऊंचाइयां देना, भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, उसका सम्मान करना और जन जन के बीच में, उनके हृदय के बीच में स्थान बनाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस अंत्योदय की उदात्त भावना के साथ काम करने वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम सबका सौभाग्य है इस देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचाइयां दी हैं और जब जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, देश का इतिहास लिखा जाएगा, नई पीढ़ी भी इस बात को स्वीकार करेगी कि देश के मान के लिए, सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से और पसीने से इस देश के लोकतंत्र को ऊंचाइयां दी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया, पूरे देश के अध्यक्ष आज किसानों की इस धरती हनुमानगढ़ में किसानों का मान करने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आदरणीय नड्डा जी का आप स्वागत करें। व्यवस्था के लिए कार्यालय का निर्माण हमारी परंपरा का, संगठन के काम का हिस्सा है और हम सब का सौभाग्य है। मैं खुद 1992 से राजनीति में और हनुमानगढ़ बहुत बार आता हूं, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हनुमानगढ़ में इतना सुसज्जित कार्यालय मिलेगा
तो मित्रों, ये आप सबका सौभाग्य, मैं बधाई देता हूं आप सबको। और केवल हनुमानगढ़ नहीं, मुझे स्क्रीन पर हर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता दिख रहे हैं। माननीय नड्डा जी अपने शब्दों से उनका सम्मान करेंगे, लेकिन 10 कार्यालयों का शुभारंभ और 4 का शिलान्यास। राजस्थान के 33 जिलों में, आधे से ज्यादा जिलों में पार्टी के कार्यालयों का निर्माण, ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इतिहास विकास की परंपरा में एक अहम पड़ाव है। ने यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दिया, तो मैं पूरे जिले की ओर से, प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से और इस जिले के पार्टी के शुभ चिंतकों की ओर से उनका मैं कोटि कोटि अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। और इसी के साथ साथ, क्योंकि गर्मी है, समय कम मिला है, इसी के साथ साथ एक छोटे से गांव से निकले किसान के बेटे और इस मां भारती की सेवा के लिए यशस्वी अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी का भी मैं अभिनंदन एवं धन्यवाद दोनों प्रकट करता हूं कि इस छोटे जिले में सबसे पहले कार्यालय बनाकर हमें दिया। इसी के साथ साथ हमारे प्रभारी जो समय समय पर हमारी चिंता करके मार्गदर्शन करते हैं, माननीय अरुण सिंह जी, सह प्रभारी बहन जी, और इस संगठन को गति देने का काम करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर जी, सम्मानित मंच उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ साथ आपने जो इस पार्टी कार्यक्रम में जो अपना अमूल्य इस गर्मी में सहयोग दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कहना है कि कुर्सी, MP, MLA वह माध्यम व रास्ता है जिसके जरिए हम लोग सेवा कर सकते हैं। इसके जरिए राष्ट्र को मजबूत करने की बात हमें ध्यान में रखनी होगी। हमारा विरोधी भी जानता है कि अगर कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। हम किसकी पार्टी है, हम किसके लिए हैं, हमने किसके लिए काम करना है, हमको कहां बढ़ना है, आगे हमको क्या करना है। हम क्या सिर्फ MLA बनने आए हैं, हम क्या MP बनने आए हैं, हम सिर्फ मंत्री बनने आए हैं, हम सिर्फ कोई कुर्सी घेरने के लिए आए हैं? नहीं। कुर्सी, MLA, MP, मंत्री ये हमारी माध्यम है, ये हमारा रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोक सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। ये हमको ध्यान रखना है। और जब मैं कहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो हमारा विरोधी भी जानता है कि राष्ट्रवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। देखिए, नड्डा ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विचार नहीं चल सकती। सारी पार्टियों ने रास्ते बदल लिए, लेकिन प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट रहा है। भारत का जो महान सपूत नरेंद्र मोदी 1990 में एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर से चलकर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तिरंगा लेकर चलता है और 26 जनवरी 1991 को लाल चौक कश्मीर में झंडा गाड़ता है, आज वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धराशायी कर दिया। अब हमारा एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा साकार हो गया है। ये बात भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को जंक्शन में कलेक्ट्रेट के नजदीक नवनिर्मित भाजपा कार्यालय भवन के लोकार्पण मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। 1951-52 से हमने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। 1952 से लेकर 2020 आ गया, हम एक ही नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। सारी पार्टियों ने रास्ते बदल लिए, लेकिन प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा अटूट रहा। और आज उसी का नतीजा है कि जो भारत का महान सपूत नरेंद्र मोदी 1990 में एकता यात्रा के माध्यम से कश्मीर से चलकर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में झंडा तिरंगा लेकर चलता है और वह 26 जनवरी 1990 को 1991 को वह लाल चौक कश्मीर में झंडा गाड़ता है, वो भी हमको याद है।
और वही बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनकी इच्छा शक्ति और अमित शाह की राजनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। और अब हमारा नारा साकार हो गया, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, यही रहेगा और अटूट कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर का। नड्डा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद तो है ही, इसके साथ साथ हमें गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, महिला, युवा, किसान के आंसू पोंछने, इनको ताकत देने का काम करना है। हमें इनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करना होगा और सत्ता इसका माध्यम है, क्योंकि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं, सत्ता विकास करने का रास्ता है। इस बात को हमें समझना होगा। नड्डा ने कहा कि उज्ज्वला कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, यह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है, क्योंकि जिन महिलाओं के 2-2 घंटे लकड़ी काटने और लकड़ी से चूल्हा जलाने में बीत जाती थी, आज गैस चूल्हे के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। जिन 10 करोड़ घरों में पहले लकड़ी से चूल्हा चलता था, आज वह गैस का चूल्हा है। 11 करोड़ इज्जत घर बना कर दिए गए हैं। यह महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्रवादी तो हम हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने तय करना है कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। हम इनकी सशक्तिकरण के लिए हैं और सत्ता हमारे लिए माध्यम है। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता अंत नहीं है, सत्ता के माध्यम से विकास करने का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना है और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन में भी कौन से काम ले सकते हैं जिससे गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनके लिए हम काम कर सकते हैं, इसकी भी हमको चिंता करना चाहिए। चर्चा कर रहा था ये उज्ज्वला कार्यक्रम। ये उज्ज्वला कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। जिनके दिन के कम से कम 2-2 घंटे सिर्फ लकड़ी काटने में और लकड़ी का चूल्हा जलाने में जाता था, आज वो गैस के चूल्हे के कारण उनका सशक्तिकरण हुआ है। और छोटी संख्या नहीं है, 8 करोड़ थी अब 10 करोड़ हो गई, यानी 10 करोड़ घरों में जो लकड़ी का चूल्हा जलता था, आज वहां गैस का चूल्हा है। ये महिला सशक्तिकरण का जीता जाता है। ये स्वच्छता अभियान, ये खेतों में दैनिक क्रिया के लिए न जाना, ये शौचालय बनाना, जिसे हमने इज्जत घर कहा, कितनी संख्या है इसकी? इसकी संख्या 11 करोड़ है। यानी 70 साल गुजर गए, 11 करोड़ घर, यानी 11 करोड़ माताएं ऐसी थी बेचारी जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाने का इंतजार करती थी। 11 करोड़ छोटी नहीं घटना है, 11 करोड़। अब 11 करोड़ बहनों के बच्चे भी थे, यानी ये सब खेतों में जाया करते थे दैनिक क्रिया। लेकिन मोदी जी ने इनको खेतों में जाने से रुकवाया और इज्जत घर घर में दिया। 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और उनका सशक्तिकरण किया, उनको ताकत दी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें सौभाग्य योजना की, 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है, 3.5 करोड़ घरों। राजस्थान में भी लाखों की संख्या में पहुंचाई है। इसका मतलब कि वो माताएं बेचारी ढिबरी जला करके पढ़ा करती थी, बच्चे पढ़ा करते थे। टीवी नाम की चीज नहीं होगी, फ्रिज की कभी कल्पना नहीं कर सकते, कोई उनके पास व्यवस्था नहीं थी। आज उनको भी एक इज्जत के साथ जीने का मौका मिला है, तो वह हमको सौभाग्य योजना के माध्यम से मिला है। अनेक योजनाएं उठा करके देखी। आप बताइए, कोरोना जब आया तो ये जनधन खाते में मोदी जी ने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये महिला सशक्तिकरण था। 500 रुपए, 3 महीने लॉकडाउन रहा तो 3 महीने 500 रुपए पहुंचाया। हमारे वृद्धा पेंशन की दृष्टि से 1000 रुपए पहुंचाया गया हर महीने। हमारे अपने विकलांग भाइयों को 1000 रुपए पहुंचाया गया। ये सशक्तिकरण, यानी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा,
युवाओं के लिए स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, हमारे दलित भाइयों के लिए स्टार्टअप योजना अलग से चलाया गया। ये सारे कार्यक्रम इसलिए चलाए गए ताकि आप विकसित हो सके और आपके माध्यम से समाज आगे बढ़ सके, इसकी चिंता की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपने संबोधन में राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जन जन की आबरू को ठेस पहुंचाई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के केस दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार के एक मंत्री ने बड़ा हल्ला बयान दिया था, जिसे वे दोहरा भी नहीं सकते। नड्डा ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए केजरीवाल दुनिया के बाजार में गए थे, लेकिन लौटकर आखिरकार मोदी जी के पास ही आना पड़ा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि तभी तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, आप बताइए अभी तक अमेरिका नहीं करा पाया है पूरा वैक्सीनेशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में झंझट चल रहा था वैक्सीन कराएं कि नहीं कराएं, लेकिन भारत देश में आज 190 करोड़ डोज लग गई है 130 करोड़ की जनसंख्या को, और आपको सुरक्षा कवच दिया गया है। यह जवाबदेह सरकार, यह जिम्मेवार सरकार। और बताइए मुफ्त दिया कि नहीं दिया, मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया, सबको डबल डोज लग गई है कि नहीं लग गई है, आप सब बिना मास्क के बैठे हैं कि नहीं बैठे। यह जवाबदेह सरकार का नतीजा है। और आप याद कीजिए, वो केजरीवाल जी ने कहा कि हमको खरीदने दो वैक्सीन, हमको खरीदने दो वैक्सीन। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गए, किसी ने पूछा नहीं, एक हफ्ते में लौट करके अबाउट टर्न होकर के आए और कहने लगे मोदी जी आप ही वैक्सीन दिला दो। और अंत में क्या कहा, मुफ्त ही दिला दो। मोदी ने कहा ये तेरे बस का रोग नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ये हमको ध्यान में रखना। और वैक्सीनेशन हुआ, आज हम सुरक्षा कवच के साथ 130 करोड़ की जनसंख्या खड़ी है, ये भी हमको समझना चाहिए। मैंने अभी भी चर्चा की थी, कल भी चर्चा की थी, ऑपरेशन गंगा के तहत क्या आप बताइए 23,000 बच्चों को वापस लेकर के यूक्रेन से आए कि नहीं आए, मोदी जी आए कि नहीं आए? 23,000 बच्चे। किस देश ने ऐसी कोशिश की है? अमेरिका ने की क्या, कनाडा ने की क्या, ऑस्ट्रेलिया ने की क्या, यूरोप ने की क्या, कौन सा देश है? आप बताइए, मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की कि हमारे बच्चे हैं वहां पर? ज़ेलेंस्की को बताया कि नहीं कहा हमारे बच्चे हैं? पुतिन ने कहा कि नहीं कहा कि हम युद्ध विराम करते हैं, इतने समय में आप अपने बच्चों को भारत के लिए निकाल लीजिए? सारा विदेश मंत्रालय यूक्रेन के बॉर्डर पर मोदी जी ने लगा दिया और 1 महीने के अंदर 23,000 बच्चे 114 फ्लाइटों में उनको भारत पहुंचाया। 114 फ्लाइट, जिसमें से 14 फ्लाइट भारतीय एयरफोर्स की थी और बाकी हमारे विमान सेवाओं वाली थी, और उनको ला करके यहाँ भारत में पहुंचाया गया, उनके माता पिता तक पहुंचाया गया। किया कि नहीं किया? और राजस्थान से भी 5,000 बच्चे थे। यह रिस्पॉन्सिबल सरकार, यह रिस्पॉन्सिबल सरकार जिसको हमको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हमें खुशी है, आपको जानकर के खुशी होगी। गांधी जी चरखा चलाया करते थे, गांधी जी कहते थे खादी पहनो, गांधी जी कहते थे खादी करो। कांग्रेसी भूल गए 70 साल में, गांधी को ही भूल गए तो बाकी क्या करें? गांधी को भूल गए। मोदी जी ने गांधी को याद रखा, खादी को आगे बढ़ाया, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि मार्च महीने का टर्नओवर 1,15,000 करोड़ खादी का है। ये हमको, और ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी, ये भी हमको याद रखना। आप बताइए, मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए कहा था कि नहीं कहा था? इनोवेशन के लिए कहा था कि नहीं कहा कि आप इनोवेट करो, इनोवेट करो, इनोवेट करो? एक समय जब ये कहा था तो भारत का नौजवान नौकरी मांगता था, भारत का नौजवान बेरोजगारी की बात करता था। मोदी जी ने प्रेरित किया कि तुमको अपना काम भी करना चाहिए। उस समय स्टार्टअप में 500 लोग थे और आज 68,000 स्टार्टअप भारत में चल रहे हैं, और उसमें 100 ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न में आ गए हैं, जिनका नाम यूनिकॉर्न में दर्ज हो गया, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो।
ये बदलता भारत है जिसको हमको याद रखना है। मित्रों, आप बताइए, राजस्थान के लोग विभिन्न देशों में, प्रदेशों में जाते थे काम करने के लिए कि नहीं जाते? और उनको वहां राशन कार्ड नहीं होता था, क्योंकि उनका घर जहां है वही राशन कार्ड बनता था। प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अब देश में कहीं भी चले जाओ तुम्हारे को तुम्हारे राशन का हिस्सा मिलेगा, तुम्हारे कार्ड पर मिलेगा, ये भी उसकी व्यवस्था की गई। तो मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब मैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहता हूं, कोरोना आया तो कोरोना में क्या 80 करोड़ की जनता को तब से मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी आर्थिक आंकड़े इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का आया, उन्होंने कहा है कि भारत अति गरीबी की रेखा को 1% से नीचे रखने में पिछले 2 सालों में सफल रहा है। इसने गरीबी को बढ़ने नहीं दिया है। और साथ ही साथ रिपोर्ट यह भी कहती है कि 12% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यह मोदी जी का बदलता भारत है, इसको भी हमको याद रखना है। बीकानेर में जो हमारे लोग सुन रहे हैं, श्री गंगानगर में जो हमारी बात को सुन रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, नागौर में, उदयपुर में, अलवर में, हमारे प्रतापगढ़ में और हमारे दौसा में, बारां में और चुरू में जो हमारे कार्यकर्ता हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार, कोई कारण नहीं है, मोदी जी का आशीर्वाद हो और राजस्थान में जन विरोधी सरकार बैठी हो, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो जनता के मर्म को नहीं समझती, जो जनता के विषयों को नहीं समझती है। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। राजस्थान, और मेरा तो रिश्ता भी राजस्थान से है, मैं तो राजस्थान के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, लगाओ, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाओ। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के लिए। किस बात के लिए राजस्थान में जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति के लिए। लेकिन ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और मुझे बताया गया कि एक मंत्री ने एक विधानसभा में बहुत ही हल्का बयान दिया, मैं वो बयान बोल नहीं सकता हूं, उसने वो हल्का बयान दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है और ये गहलोत की मानसिकता दर्शाता है, इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात, आप देश में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। क्या ये ऐसी में रहने देना है? क्या ऐसी छवि रहने देनी है? क्या रहने देंगे? क्या आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का केस देश में हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड्स कह रहे, पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले। और दलितों पर देश में तीसरे नंबर का अत्याचार अगर हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। आप बताइए, करौली की घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए, जोधपुर में घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए, जयपुर में तनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? गुलदस्ते ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? जब रोम जल रहा था तो न्यूरो बांसुरी बजा रहा था। ये हाल ला करके अशोक गहलोत ने खड़ा कर दिया। और मोदी जी का आशीर्वाद हो, पैसे की झड़ी लगी हो, विकास के लिए हर तरीके से काम हो रहा हो, वो मिशन से काम करे। और यहां अशोक गहलोत की सरकार कमीशन में लगी रहे, वो लोगों की सेवा के लिए काम करे। और यहां अशोक गहलोत की सरकार मेवा खाने में लगी रहे, वो लोगों की तस्वीर बदलने के लिए काम करे। और यहां पर घोटाले हो,
इस ऐसी सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। नड्डा ने कहा कि आज डिजिटल युग के कारण एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं, साथ ही 4 स्थानों पर भूमि पूजन भी कर रहे हैं। ये राजस्थान भाजपा के लिए उत्सव का अवसर है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इन कार्यालयों की कल्पना की थी। आज 10 आधुनिक कार्यालय राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इन्हें कार्यालय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है, लेकिन कार्यालय वह होता है जिसका पट कभी बंद नहीं होता। पार्टी हमारी मां है, उसके कार्य करने का स्थान कार्यालय होता है। कार्यालय ऊर्जा संस्कार का केंद्र है। यह कार्यकर्ताओं को तैयार करने का यंत्र है। क्यों कह रहा हूं मैं, ऑफिस क्यों नहीं कहता? ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं। और यह कार्यालय ऊर्जा का केंद्र होता है, यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, यह कार्यालय हमारे को एक नई चेतना देने का, एक संस्कार देने का कार्यालय होता है। मैं जब युवा था तो मेरे से लोग पूछा करते थे ये बीजेपी क्या होती, ये कैसी पार्टी? तो मैं उनको कहता था खाली हो? बोले हाँ खाली है, तो कार्यालय आ जाओ। बोला कार्यालय क्यों? मैंने कहा कार्यालय आओगे तो तुमको वहां पर 20 महान लोगों के, जिन्होंने पार्टी को समर्पित किया, उनके आपको चित्र दिखने को मिलेंगे। आप फिर मेरे से प्रश्न करोगे ये कौन है, ये क्या नाम है इनका? फिर मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया, जिसके कारण आज तुम और हम यहां पर यशस्वी होकर के बैठे। तो कार्यालय आओगे तो संस्कार पड़ेगा, संस्कार का केंद्र है ये कार्यकर्ताओं को तैयार करने का यंत्र है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, योजनाओं का केंद्र होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का ये केंद्र होता है। इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए। और पार्टी हमारी मां है, उसके काम करने का जो स्थान है वो कार्यालय है। और मित्रों, हमको बचपन में बताया गया था कि पार्टी को चलने के लिए 5 क चाहिए। कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कोष चाहिए। हमारे पास कार्यालय था, कार्यकर्ता था, हमारे पास कार्यकारिणी थी, हमारे पास कार्यक्रम था, हमारे पास कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकर्ता भी था, हमारे पास वातावरण भी था, लेकिन हमारे पास कार्यालय नहीं था। और हम किराए के 2-2 कमरे में रहा करते थे। याद करो वो दिन, इस पार्टी को सींचने में 4-4 पीढ़ियां खप गई, 4-4 पीढ़ियां, जिन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसे भव्य कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष को बैठने का मौका मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक समय में भाजपा के 2 सांसद होते थे, आज 302 हैं। एक समय में हम संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करते थे और हमारी संख्या लाखों में थी। आज हर एक कोई हमारा परिचय लेता है, विरोधी भी हमारा परिचय देता है, तो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी भाजपा है। राजस्थान भी कम नहीं है। राजस्थान में 13 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं। 9 कार्यालयों का काम चल रहा है। 7 कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस उत्सव में आप सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। ये सच में आप याद करो ना, मैं उन कार्यकर्ताओं को याद करता हूं जो किसी छोटी सी पतली सी गली में 2 कमरे होते थे, एक में खुद कोई कार्यकर्ता रहता था और एक में कार्यालय चलता था। वहां से बढ़कर के आज हम इस तरीके के कार्यालय के रूप में आए हैं। ये सच में उत्सव का भी अवसर है और समझने का भी अवसर है। मित्रों, अगर हम बात करें, एक समय में हमारे 2 सांसद होते थे और आज हमारे 302 हैं, चुने हुए तो 302।
एक समय में हम संगठन को आगे मजबूत करने के लिए कार्य करते थे, हमारी संख्या लाखों में थी। आज हर एक कोई हमारा परिचय देता है, हमारा विरोधी भी परिचय देता है, तो वो कहता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ के सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान भी कम नहीं है, 44 आपके जिले हैं। आज 44 जिले स्थान से सब लोग देख रहे हैं, और उसमें आपने यहां पर जो कार्यालय बनाने की जो आपने योजना बनाई है, 13 कार्यालय बनकर के तैयार हो गए हैं, 9 पर काम चल रहा है, और 7 के लिए जमीन खरीदी जा रही है, और 4 पर कुछ विषय हैं जिसको सुलटा करके आपके पूरे के पूरे 33 जगहों पर कार्यालय बन जाएंगे 33 जिलों में। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपको कि आप इस काम को कर रहे हैं। मित्रों, मुझे यह भी खुशी है कि राजस्थान की सदस्य संख्या 69 लाख, यानी वैसे 70 लाख के आसपास है, और उसी तरीके से एक्टिव मेंबर जो है वो 80,000 से ऊपर है। आप सोचिए, कभी भैरव सिंह शेखावत जी जब पार्टी का काम करते थे, एक समय ऐसी स्थिति आई कि 16 जनसंघ के एमएलए थे और 16 में से सब छोड़ करके चले गए, एक ही रह गए अकेले, भैरव सिंह जी, और उनके साथ एक और शायद रह गए थे, 2 रह गए। कहां कितने उतार चढ़ाव देखे। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो, सुख के दिन का अनुभूति करनी है तो दुख को याद रखो, उजाले का अगर अनुभव करना है तो अंधकार की पीड़ा को समझते रहो, तभी तुम उजाले की कीमत समझोगे। आज जहां पार्टी हमारी खड़ी है, इसका आनंद लेना हो तो उनकी तपस्या को याद करो, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व खपा दिया, और उनकी तपस्या के कारण, और उनको क्या कहते थे हमारे लोग, हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारी जमानत जब बच गई। यानी चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे। जिला जेल में स्टाफ की ओर से बंदियों से मारपीट करने की शिकायत को जिला प्रशासन की ओर से गंभीरता से लिए जाने के बाद बुधवार को 4 बंदियों का टाउन के जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयना हुआ। जानकारी के अनुसार बंदी गुरलाल, विजयपाल, अमित और अमरपाल का मेडिकल मुआयना करवाया गया। इससे पहले चारों बंदियों को पुलिस सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल लाया गया। मेडिकल मुआयना करवाने के बाद इन्हें दोबारा जिला कारागृह भेज दिया गया। बंदियों ने मीडिया कर्मियों को अपने शरीर पर बने चोटों के निशान भी दिखाए। इस दौरान बंदी गुरलाल सिंह ने मीडिया कर्मियों के सामने आरोप लगाया कि संतरी ने उससे अफीम व रुपयों की डिमांड की, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं हैं, वह कुछ रुपयों का बंदोबस्त कर सकता है, इस बात को लेकर संतरी उससे रंजिश रखने लगा। परिजनों से मुलाकात व फोन पर बात बंद करवा दी। उसने इसकी शिकायत जेलर से की तो जेलर ने संतरी को समझाया। गत दिनों उसके साथ रंजिश के चलते जेल में मारपीट की गई। इसके विरोध में महिला बंदियों सहित सभी बंदी भूख हड़ताल पर हैं। 16 बंदी आमरण अनशन पर बैठे हैं। गुरलाल सिंह, मैं पहले बाढ़ सेल्स में रहता था। विष्णु संतरी ने मेरे से 5 तोड़े फीम की डिमांड की, तो मैंने बोला भी मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, कोई 1000-2000 रुपये लेने हैं तो वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन उसने नहीं लिए। फिर उसने मेरे साथ रंजिश तो रखी, जब भी यहाँ भी मिलता मेरी चेकिंग तलाशी जो भी होता उससे करता। मैं डिप्टी के पास पेश हो गया, डिप्टी ने बोला भी ऐसा मत कर, समझा दिया। कल जब मैं बाड़े में गिनती करवा के बैठा हुआ था, मेरे को बोला कि जिसको भी निकालो और इसको पीटो। मैंने गिनती भी करवा ली बाय द वे, सबसे पहले अंदर था, और मेरे को रंजिश तौर पे मारा उसने। पैसे और फीम दोनों ही, मैं अंदर बैठा कहाँ से ला के दूँ? मुलाकात, एसटीडी सब कुछ बंद है। पैसे की तो डिमांड रखते ही है वो। अब क्या बंदी सारे हड़ताल पर? सब टोटल बंदी सभी हड़ताल पर, समेत महिला भी। बंदी विजयपाल ने बताया कि गत दिनों सुबह जेल में परेड हो रही थी, तब जेलर ने अनिल नाम के बंदी के साथ बेवजह जेल स्टाफ से मारपीट करवाई। उस पर पाइपों से वार किए गए। अन्य बंदियों ने इसका विरोध किया तो जेल स्टाफ के 20-20 जनों ने कई बंदियों के साथ मारपीट की। बंदियों ने दोषी जेल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब रहे कि जेल स्टाफ पर बंदियों की बिना वजह बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को बंदियों के परिजनों ने कलेक्ट्रेट में रोष प्रदर्शन किया था। साथ ही कलेक्टर नतमल डिल को मांग पत्र सौंप दोषी जेल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कलेक्टर ने भी इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर बंदियों का मेडिकल मुआयना करवाने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित कर जेल में बंदियों के बयान लेने को निर्देशित किया। कलेक्टर को की गई शिकायत में बंदियों के परिजनों ने मारपीट के साथ अवैध रूप से वसूली करने के भी आरोप लगाए हैं।
परेड चलने आ रही सुबह 11:15 को टाइम हो। पहली बार कभी परेड पहले हुई नहीं, पहली बार परेड होने लग रही। तो परेड के अंदर एक लड़को जी बस हो गए अनिल नाम को, अनिल गया मुंह में छाला उड़ा, मैंने को जीप मुंह पर जीप फेर ली। तो डिप्टी साहब है भी बारह कड़वा लियो को तना अधिकारी के सामने खड़े रहने की तमीज को नहीं। यहाँ के बिंगा मारी जी पाइपा के इसके 4 डंडे लगाओ। बिंगा जी 4 मारी, थोड़ी देर बाद मन के चारों के और मार लो। बिंगा जी और मार दी स्टाफ वाला। तो मार के बाद ले गए। तो हमने कहा भी उसको ला दो, तभी हम गिनती करवा लेंगे। हमने थोड़ी देर तक गिनती नहीं करवाई, मतलब अंदर नहीं हुए वार्डों के। थोड़ी देर बाद वो आगे जब्ता लेके सभी 20-25 थे संतरी और RSC वाले। तो उनके पास डंडे थे, हम देख के अंदर हो गए। हमें अंदर होने के बावजूद हमें एक एक को निकाल के पीटा जी। स्थानांतरण हो जी, उनका ट्रांसफर हो उनका सभी का। भूख हड़ताल पे जी, आमरण अनशन पे सुबह के पहले 2 दिन से 9 तारीख की बात आई है। कितने जने हो? 16 जने हैं जी। पैसे पूरी जेली भूख हड़ताल पे, हम 16 जने आमरण अनशन पे हैं जी। उधर माकपा नेता रघुवीर सिंह वर्मा ने जिला प्रशासन से मांग की कि उन्हें मध्यस्थता कर बंदियों से बात कर उनकी बात सुननी चाहिए। में 400 से ज़्यादा बंदी भूख हड़ताल पे पिछले 3 दिनों से बैठे हैं और हमने कल इस संबंध में कलेक्टर साहब को अवगत कराया, परसों भी करवाया था कि उनके साथ जो मारपीट हुई है उसकी जांच करें। जांच के अलावा उनको भी जीने का अधिकार है। अगर आज इतनी बड़ी संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पानी बंद कर रखा है, तो इस पर जिला प्रशासन को संवेदनशील होकर उन कैदियों से बात करनी चाहिए। उनके अधिकारों पर जो हमला हुआ है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान और सुप्रीम कोर्ट जीने का अधिकार हमें देता है। 2 तारीख को जो घटना हुई थी, काफ़ी 15-16 बच्चों के गंभीर चोट आई है, बाकी कुछ के कम चोट आई है। उनका नाम तो सही ढंग से मेडिकल कराया गया है और ना ही कोई दूसरी उनको इलाज वगैरह है। और लगातार आज 3रे दिन है, जबकि सारे के सारे रेड़ी 400 के लगभग पुरुष है, 100 के लगभग संख्या के अंदर महिला है। वो 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे है और जेल के अंदर बाहर का जो पानी आवा था पीने के लिए बढ़िया, वो पानी बंद कर रखा है। जेल के अंदर नलकों का भी वो पानी पी रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाकी कैंटीन, वह कैंटीन बंद कर दी है। और ये अंग्रेजों के टाइम में भी था कि जब 3रे दिन होया करता तो उस दिन डॉक्टर है उसको देखभाल करता और वजन तोलता कि इसके कोई ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 13 मई से 16 मई तक होगा। हनुमानगढ़ में यह परीक्षा 12 केंद्रों पर होगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 12 मई रात 12 बजे से लेकर 17 मई को रात 12 बजे तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में परिवहन व्यवस्था सुलभ करवाने के लिए बुधवार को हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक बोबिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बोबिया ने बताया कि कार्यकारी निदेशक के निर्देशों की पालना में परीक्षार्थियों को अधिकाधिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए हनुमानगढ़ में आगार स्तर पर 10 मई से 17 मई तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष का प्रभारी यातायात प्रबंधक राकेश राय व सह प्रभारी संचालक प्रबंधक करम सिंह चौहान को बनाया गया है। कर्मचारियों की ड्यूटी नियंत्रण कक्ष के अधीन बस स्टैंड पर लगाई गई है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र जिला की सूचना इन कर्मचारियों के मोबाइल नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध करवाया जा सके। ये नियंत्रण कक्ष प्रभारी जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगे तथा परीक्षार्थियों को सुगम और अधिक से अधिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में ये जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, इसमें परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे प्रबंधक संचालन महोदय, मैं प्रबंधक यातायात और हमारे जो सहयोगी कर्मचारी हैं टाइम कीपर, वो उपलब्ध होकर हम लोगों ने प्लान किया है। कल हमें सुबह यहाँ से हम लोग जयपुर के लिए कल दिन भर में 30 गाड़ियाँ रवाना करेंगे, जिसमें से वाया नोर भादरा 21 गाड़ी, वाया सरदारसर 4 और वाया चूरू 5 बसेज भेजेंगे। बीकानेर के लिए हम यहाँ से 10 गाड़ियाँ रवाना करेंगे, जो कि 5 वाया पल्लू, 5 वाया सूरतगढ़ जाएंगी। उदयपुर के लिए 2 और अजमेर के लिए 4 बसों का व्यवस्था किया गया है। भादरा से बीकानेर के लिए 2 बसें हम लोग भेजेंगे। और ये एग्ज़ाम 13 से 16 तक एग्ज़ाम है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा 12 से 17 तक इनको कैंडिडेट्स को फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रत्येक कैंडिडेट को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जाने का और वापसी का 1 दिन बाद तक का है। 6 दिन टोटल है, लेकिन हर कैंडिडेट को 6 दिन नहीं है, एक कैंडिडेट को सिर्फ 3 दिन का फ्री है।
टोटल 6 दिन हमारी बसेज फ्री चलेगी और आम नागरिकों से के लिए जो परिवहन व्यवस्था हम लोग नहीं सुलभ करवा पाएंगे, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री महोदय की जो घोषणा के अनुसार हमें फ्री मुफ्त जो परिवहन करवाना है अभ्यर्थियों को, और उसमें अपनी बसों की व्यवस्था की वजह से हम लोग जो सामान्य नागरिकों को जो रूटीन में हम परिवहन व्यवस्था सुलभ करवाते हैं वो नहीं करवा पाएंगे। मेरी आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील है कि इन 5-6 दिनों में अपनी यात्रा को लिमिटेड करें, आवश्यक ना हो तो घर से ना जाएं, और अन्यथा अपने दूसरी किसी व्यवस्था करके अपने परिवहन की जो भी उनको काम है वो अपना पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले आसपास के गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रबंध निदेशक के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंप अघोषित विद्युत कटौती बंद करने के साथ खेतों में लगातार 6 घंटे बिजली देने की मांग की। जिंदाबाद 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 विद्युत विभाग मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो बंद करो ग्रामीणों को परेशान करना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो सरकार मुर्दाबाद 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 बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जबड़ी जो है 2 तारीख को कार्यक्रम यहाँ आपके अधिकारी गए, उन्होंने कहा ये लगातार सप्लाई होती है। उसके बाद हालत ये है कि आपकी सप्लाई नहीं हो तो पानी नहीं मिलता, तो ये न पानी मिल पाता है न बिजली मिल पाती है, इसको आप दुरुस्त करें। दूसरा ये है कि किसानों के लिए 6 घंटे की बात है, 6 से 5 पे आए, 5 पे 4 आए, वो भी लगातार अभी और उसमें क्या है कि 4-4 बार 3-3 बार टिपिंग होती है, तो किसान के उसका उठा जाए, इसलिए जो जितनी टिपिंग है उसका एक्स्ट्रा उसको दिया जाए बिजली, और 6 घंटे बिजली। और एक सर ये रात को 2 बजे का क्या टाइम है? रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 9 बिजली के लिए और दोपहर को भी यही है। रात को 2 बजे हमारे वहाँ सिंगल फेस भी शाम को कट देते खाना वाले टाइम। अभी जो व्यवस्था है ना ये अस्थायी उपलब्धता कम है, इसलिए अस्थायी, ये स्थायी थोड़ी है। ये तो जैसे ठीक होगी अपनी बस ठीक होगी, 12 बजे अगर काटेंगे आप तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में है, फिर मच्छरों की हालत है, उसको भी कैसे पाए सर? अपने यहाँ से कोई नहीं कटती, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप पे 2 मिनट बैठ जाओ, आप मेरे पास 5 मिनट आपको मान ली, पर आप उनको बताओ ना। बिल्कुल बताएंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा धरना दिया गया अधीक्षण अभियंता कार्यालय के आगे, और ये मांग की गई कि जो गाँवों में और शहरों में जो शाम के समय और दोपहर में जो लाइट कटौती है वो बंद होनी चाहिए। इसके अलावा कुओं पर जो लाइट है जो आ नहीं रही है, अभी नरमे की बिजाई का समय निकला जा रहा है, नहरों में पानी नहीं है और वहाँ लाइट नहीं मिल रही है। इस तरह की मांग की है कि जो राजस्थान सरकार की घोषणाएँ हैं लाइट के संबंध में उसको लागू किया जाए। हड्डारोड़ी को आबादी भूमि से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी के ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि महावीर स्वामी व गुरुदेव सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत अमरपुरा खेड़ी के जब 6 HMH के वार्ड नंबर 9 आबादी भूमि में अस्थायी हड्डारोड़ी बनी है, इसके कारण आसपास के घरों में रहने वाले ग्रामीणों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज अमरपुरा खेड़ी से हड्डारोड़ी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में हड्डारोड़ी की समस्या गांव से बाहर करने की मांग रखी थी। कलेक्टर साहब ने जवाब दिया कि वहाँ कोई सरकारी भूमि पड़ी है तो वो प्रस्ताव में लेकर हमारे पास प्रस्ताव भिजवाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। हड्डारोड़ी हमारे घर के बिल्कुल पास में है और बहुत तकड़ी दुर्गंध आती है और कोरोना महामारी से खतरनाक बदबू आती है इसमें, और इसके कीटाणु फैलने से गांव के अंदर महामारी बढ़ती है और बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं, कुत्ते हैं
आसपास के घरों के जो भी बच्चे आते हैं उनके पीछे लग जाते हैं। अड्डा रोड में कुत्ते तो रहते ही रहते हैं। जो भी कोई गली मोहल्ला में कोई पानी भरने जाता है या इधर उधर जाता है तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। कई भेड़ बकरी भी उठा के ले गए कुत्ते घरों से। और जो कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसके पीछे पड़ के उनको काट लेते हैं। काफ़ी बार काटा गया और काफ़ी बार हमने उनको बचाया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। नगर परिषद कार्यालय में इंटर्नशिप कर रही छात्राओं को सर्वे कार्य के लिए जबरन बाधित करने का आरोप लगाते हुए एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है जिस तरीके से राजस्थानी हमारे हनुमानगढ़ में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता युवा संबल योजना के तहत युवाओं को प्रताड़ित करने का जो मामला है, पिछली बार हमने 7 दिन पहले ज्ञापन दिया था गुल्लूवाड़ा का। आज मामला है हनुमानगढ़ टाउन के 3 बच्चियों के साथ में जो प्रताड़ित करने का मामला है। ज़्यादा काम थोपने का लगातार ये मामले आ रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो युवाओं को रोजगार के नाम पर जो प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सरकार से प्रशासन से मांग है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए न्याय दे। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि बिना शर्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, इंटर्नशिप प्रक्रिया बंद की जाए। ग्राम विकास अधिकारी पर जाति सूचक गालियां देने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप में कार्यरत युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को गुलवाला निवादा निवासी राकेश कुमार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुलवाला का रहने वाला हूं, तहसील पीलीभीत और जिला हनुमानगढ़। आज मैं यहां पर तीसरी बार अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूं। पहला ज्ञापन जो था जो एडीएम मैडम के समक्ष मैंने दिया था। दूसरा ज्ञापन था जो एसडीएम के समक्ष दिया था। आज कलेक्टर के समक्ष मैंने ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। सुशील कुमार बीडीओ है जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, मेरे साथ गाली गलौज किया है। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि जांच बिठाई जाए और जो उचित कार्रवाई की जाए। अभी तो कुछ नहीं मिली है, लेकिन अभी पोर्टल से मेरे को फ़ोन आया था कि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।